Hello everyone. I hope you all must be doing really well today. So guys, this is Mandeep and you're watching the English Family. आई होप आप सबको जितनी भी अभी तक हमने वीडियोस की हैं स्पेशली रिलेटेड टू राइटिंग वो समझ आई हो और आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल रही हो, थोड़ा बहुत एक आइडिया हो रहा हो कि किस तरीके से राइटिंग टास्क जो होते हैं स्पेसिफिकली आइल्स एकेडमिक के आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो टास्क वन जो है उसकी भी मैंने अलग अलग वीडियोस जो है यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे उसमें डाल दी है। एंड टास्क टू भी है, इट इज ऑलमोस्ट अबाउट टू वाइंड अप टूडे, क्योंकि इससे पहले हमने पैराफ्रेजिंग कर लिया है, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कैसे लिखते हैं वो देख लिया है, हमने मेन बॉडी पैराग्राफ लिखना सीख लिया है, एज वेल एज एग्जाम्पल्स कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू राइट इफेक्टिव आइल्स कंक्लूजन। कि देखो, हर एक राइटिंग टास्क जो होता है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन एज वेल एज कंक्लूजन। मेन बॉडी पैराग्राफ में आपका कंटेंट मैटर करता है, बहुत ज्यादा करता है, बट जो एग्जामिनर होता है उसको इंट्रोडक्शन एक फर्स्ट इंप्रेशन देता है आपके, एक कह लीजिए एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि आप एज एन इंडिविजुअल क्या सोचते हैं और आपने किस तरीके से अपना आइडियाज जो है वहां प्रेजेंट किए। एंड कंक्लूजन जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने जितने भी आइडियाज BP1 एंड BP2 में एक्सप्लेन किए होते हैं उनको आपको कंक्लूड करना होता है। ठीक है, सो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नया लिखना है। सबसे पहली बात तो हमेशा ध्यान रखें, इसमें कुछ नया नहीं लिखना होता। आपने जो इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट्स बताए होते हैं, जो आउटलाइन में पॉइंट्स बताए होते हैं, या फिर जो अपने मेन बॉडी पैराग्राफ में पॉइंट्स बताए होते हैं, उन्हीं को इस जो लास्ट पैराग्राफ होता है, फोर्थ पैराग्राफ जो होता है राइटिंग टास्क टू का, उसमें हमें कंक्लूड करना होता है। ठीक है, so you will not have much time remaining when you are writing your conclusion, so it is very important कि आप हमेशा conclusion को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें कि किस वे में आपको लिखना है, ताकि जब आप वहां पे आपके पास कम टाइम बचे, ठीक है, तो आपको एक एक रिमेम्बरेंस हो प्रॉपर, कि आपको पूरे मेमोराइजेशन को किस तरीके से आपको कंक्लूजन कैसे पॉइंट्स उठाने हैं, इंट्रोडक्शन से किस तरीके से उठाने हैं, BP1 BP2 से कैसे उठा के आपको फटाफट कंक्लूजन कैसे लिखना है। तो कंक्लूजन की प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पढ़ेंगे कि कैसे कुछ ना कुछ जो कंक्लूजन के टिप्स हैं, जो कि आई थिंक जो बहुत ज्यादा एक बच्चे को ध्यान रखने चाहिए वाइल यूर अटेम्प्टिंग योर राइटिंग टास्क टू, और उसके जो पॉइंट्स होते हैं जब आप स्पेसिफिकली कंक्लूजन लिख रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं जो आपको स्पेसिफिकली हर एक कैंडिडेट को जो कि एग्जाम दे रहा है उसको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपको कभी भी याद रखिए, यू आर नेवर सपोज टू ऐड एनी न्यू आइडिया इन योर कंक्लूजन। कभी भी आपको नया आइडिया जो होता है वो ऐड नहीं करना होता कंक्लूजन में। देखिए, जितना भी होगा ना, जो आपने जितने भी पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके होते हैं अपने BP1 एंड BP2 में। आपको एग्जामिनर को क्लियर कर दिया होता है कि आपके रीजंस क्या हैं, आपके पॉइंट्स क्या हैं जस्टिफिकेशन के। तो दोज पॉइंट्स आर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन योर BP1 एंड BP2। तो यू आर नॉट सपोज टू राइट द सेम थिंग एंड रिपीट द सेम आइडियाज अगेन एंड अगेन। तो वो क्या होगा, वहां पे लाइन्स की रेपिटेशन होगी, तो वो हमें अवॉइड करना है। ठीक है, कंक्लूजन इज जस्ट मेंट फॉर कंक्लूडिंग थिंग्स, जो एक जिस देना होता है आपको, एक ब्रीफ समरी देनी होती है किस चीज की, जो आप ऑलरेडी BP1 और BP2 में डिस्कस कर चुके होते हैं। तो कभी भी जब भी कंक्लूजन लिखे, कभी भी कोई भी नया आइडिया जो है वो कंक्लूजन में ना डाले। कंक्लूजन की जगह जो आपके एक्सप्लेनेशन होती है BP1 BP2 की, वहां ऐड कीजिए। जितने आइडियाज ऐड करने हैं आपने, जितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दोगे, जितने न्यू आइडियाज लिखोगे और जितनी अच्छी तरह एक्सप्लेन करोगे, उतना बेटर होगा। ठीक है, सो जो सेकंड चीज आप सबको ध्यान रखनी है, दैट इज मेक श्योर यू आंसर द क्वेश्चन इन द कंक्लूजन। कि जो आपको कई बार क्वेश्चन बोला जाता है कि डू यू एग्री और डिसएग्री, या व्हाट आर द एडवांटेजेस या व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, या आपको जो डू यू थिंक द एडवांटेजेस आउट विद द डिसएडवांटेजेस। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं इनका पर्टिकुलर, जैसे आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हो ना इंट्रोडक्शन में, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी कंक्लूजन में वो थीसिस स्टेटमेंट नहीं होती, बट उसको वहां पे आपको क्वेश्चन का आंसर करना होता है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एग्री या डिसएग्री कहते हैं, तो आपको क्या करना है, वहां बताना है कंक्लूजन में कि दिस ऐसे एग्रीज विद द गिवन स्टेटमेंट, या फिर दिस ऐसे इंटेंड्स टू फॉलो द गिवन नोशन, या फिर आप कह सकते हैं दिस ऐसे बिलीव्स दैट। किस तरीके की, जब आपको फॉर एग्जाम्पल कोई एडवांटेजेस का आया, अगर कोई आपको कॉजेस या प्रॉब्लम का आया,
या सोल्यूशन का आया, तो वहां पे आप लिख सकते हैं कि दिस essay believes that the major cause या major problem और major disadvantage of this notion is this and that। तो हर एक क्वेश्चन का वहां आंसर जरूर करें कंक्लूजन में, ठीक है, ताकि एग्जामिनर जो है उसको भी क्लियर हो कि किस तरीके से आपने जो पूरा का पूरा ऐसे जो है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में दिया, उसको एक डायरेक्शन दी थी, वैसे ही कंक्लूड करते हुए उसको प्रॉपर आपको एक फोर फ्रंट आपको क्लियर होना चाहिए एग्जामिनर को कि आपने भी इस पूरे के पूरे टास्क में आपने एग्री किया था या फिर आपने डिसएग्री किया था या फिर जो भी आपने व्यू अपना वहां पुट किया हो, ठीक है। सो ये हो गया बच्चे आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यू हैव टू वेरी योर लैंग्वेज, मतलब आपको जो इंट्रोडक्शन में आपने लिखा है या फिर फॉर एग्जांपल जो आपने BP1 BP2 में जो एक्सप्लेनेशन में लिखा है वो ही लाइन कॉपी नहीं करनी एग्जैक्टली, ठीक है। सेम टू सेम कॉपी करके सेम सेंटेंसेस रिपीट नहीं करने, वहां रेपिटेशन हो जाएगी, वहां आपकी कॉपिंग हो जाएगी, अपनी ही आइडियाज को बार बार लिखोगे तो वो चीज नहीं करनी आपने। देखो आपने आइडिया सेम रखना है, बट आपकी जो लैंग्वेज होगी वो वेरी होनी चाहिए, जो मेन आइडिया जो बेसिक आइडिया होगा आपको वो सेम रखना होगा, बट एट देन आपको उसको इस तरह से रीस्टेट करना होगा, या फिर आप कह लो जो आपका जिस्ट है, एक जो कंक्लूजन है वो उसको इस तरह से पैराफ्रेज करके लिखना होगा जो वो आइडिया है जो कि ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुके हो वो रिपीट ना हो। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अगर ये थोड़ी सी चीजें आप दिमाग में रखते हुए अपना कंक्लूजन लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो आई एम श्योर कि आपको बहुत इजीली कंक्लूजन लिख सकते हो, बहुत इजीली, ठीक है। सो हमेशा एक तो भाई पहले कोई नया पॉइंट ऐड नहीं करना, आपने कभी भी कंक्लूजन में कोई नया पॉइंट नहीं ऐड करना, एक आपने जो क्वेश्चन जो भी पूछा होगा उसका आंसर जो है वो जरूर देना है। थर्ड, जब भी आप लिख रहे हो कंक्लूजन तो उसमें अपनी लैंग्वेज जरूर वेरी करनी है, सेंटेंसेस एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन BP1 BP2 से कॉपी नहीं करने, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज डोंट ट्राई टू इंक्लूड एवरीथिंग। अब कई बार क्या होता है कि बच्चों के ना BP1 एंड BP2 क्या होते हैं सेंटेंसेस, फॉर एग्जांपल उनके वहां पे BP1 एंड BP2 में 10 to 12 सेंटेंसेस है और कंक्लूजन में दे आर राइटिंग मोर देन दैट। तो होता है क्या, आपने हर एक चीज कंक्लूजन इज नॉट मेंट फॉर राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो नहीं होता, वो कंक्लूजन में आपने वैसा नहीं करना होता, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको जो आपने एक्सप्लेन कर चुके हो उसी में से जो आपको एक जिस लगता है पूरे के पूरी एक्सप्लेनेशन जो है फॉर एग्जांपल उसको आपने एक या दो सेंटेंस में कंक्लूजन में बताना होता है, आपको सिर्फ समराइज करना होता है कि पूरा इस पूरे जो BP1 BP2 में हमने डिस्कशन की थी एक्सप्लेनेशन की थी इसका एट द मेन आइडिया क्या था, इसका क्रक्स क्या था, वो आपको कंक्लूजन में लिखना होता है विद इन 1 to 2 लाइन्स फॉर ईच BP, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका कंक्लूजन होगा तो it must be around 4 to 5 lines hardly, or maximum to maximum 6 lines. Do not, I'll repeat, do not try to exceed this word limit। अगर अगर आप 7 8 लाइंस लिख देंगे या फिर कई बार बच्चे 10 मोर देन 10 लाइंस भी लिख देते हैं कंक्लूजन में, तो वो फिर आपका एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन में डिफरेंस नहीं पता चलता। तो देयर शुड बी अ विजिबल डिफरेंस, जैसे आपका एग्जामिनर एक कॉपी खोले आपको उसको दिखिए, उसका आपके आंसर शीट पे एक विजिबल हो कि अच्छा ठीक है ये इंट्रोडक्शन था, इसके नीचे जो है ये BP1 BP2 है जहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया बच्चे ने, और इसके नीचे जो है कंक्लूजन दिया हुआ, ठीक है। तो कंक्लूजन जो होगा वो 5 to 6 लाइन्स का होगा, नॉट मोर देन दैट। तो आपको हर एक चीज कंक्लूजन में नहीं ऐड करनी, जो इंपॉर्टेंट है जो आप क्रक्स निकाल सकते हो अपने एक्सप्लेनेशन का वो आपने लिखना है, ओके। Now, last thing that you all have to keep in mind is that always write one. Always write मतलब conclusion जरूर लिखें हमेशा। अब कई बार क्या होता है बच्चे ना एक्सप्लेनेशन ही, कई कई बच्चों को आदत है कि BP1 BP2 की जगह एक और BP जो होता है BP3 भी बना देते हैं एक्सप्लेनेशन में कि चलो ठीक है हम हमारे पास एक्सप्लेनेशन इतनी ज्यादा, हम क्या करते हैं थोड़े पॉइंट्स एक और एक्सप्लेनेशन का पैराग्राफ बना देते हैं और वहां ऐड कर देंगे। बच्चे वो बहुत गलत चीज है, वो चीज बिल्कुल ना फॉलो करें, वो बिल्कुल फॉर्मेट जो होता है उस टाइप का फॉर्मेट बहुत गलत होता है, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि सिंपली 4 पैराग्राफ्स ही रखें टास्क 2 के, बेसिक 4 पैराग्राफ जो एक बेसिक फॉर्मेट है इस चीज को लिखने का। टास्क 2 में फर्स्ट पैराग्राफ इज योर इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज योर मेन बॉडी पैराग्राफ 1, थर्ड इज योर मेन बॉडी पैराग्राफ 2 एंड फोर्थ इज योर कंक्लूजन। तो कंक्लूजन इज मस्ट। अब कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा, क्योंकि क्या होता है कि जो टास्क 1 होता है हमारा उसमें कंक्लूजन नहीं लिखते। टास्क 1 में हम कंक्लूजन कभी नहीं लिखते क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे हमने सिर्फ जो इंफॉर्मेशन दी होती है उसी डाटा को इंटरप्रेट करके एक समरी की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। बट
यहाँ जो है आपका टास्क टू जो है, यहाँ पे क्या होता है, आपको आपने डिस्कशन की होती है, एक आपने अपने व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट किए होते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कहीं डिस्कशन कर रहे हो जहाँ पे आप कोई ना कोई व्यू पॉइंट प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको उसको कंक्लूड भी करना है। तो टास्क टू में कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। So these are the few things that you all must keep in mind while writing your task to conclusion. Now, we will move on to the next फेज, दैट इज लिंकिंग फ्रेजेस। नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा इस वीडियो का, जहां पे हम देखेंगे कि क्या लिंकिंग फ्रेजेस हैं या फिर क्या वर्ड्स हैं जिससे हम अपना कंक्लूजन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जो बेसिकली अगर देखा जाए तो देयर आर ओनली टू एक्सेप्टेबल फ्रेजेस जो बहुत इजी हैं, जैसे टू कंक्लूड और इन कंक्लूजन। बहुत सिंपल है। देखिए, अब मेरे पास कई बच्चे आते हैं जिनको बहुत आदत होती है कि ये लिखने की, फैंसी वर्ड्स लिखने की, या फिर जितने हो सके ग्लोरियस सिनोनिम्स यूज करने की, उसकी जरूरत नहीं होती। जस्ट ट्राई टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट। क्वांटिटी करोगे, आई सिनोनिम्स यूज कर लोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपके जो आइडियाज हैं, जो आपका पर्सपेक्टिव है, उसमें वेट नहीं है, तो एट देन वो जो आपने सिनोनिम्स यूज यूज किए होंगे उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। सो हमेशा क्या कीजिए, जितना सिंपल हो सके ऐसी चीज होगी, स्पेसिफिकली जैसे फ्रेजेस होगी, कुछ इंट्रोडक्शन की होगी, कुछ कंक्लूजन की होगी, तो इनको सिंपल रखें। बट इसके आगे जो आपने कंक्लूजन करना है, जो मेन आइडिया जो है आपका, कंटेंट जो है, उसमें क्वालिटी मेंटेन रखें अपनी। ठीक है। सो हमारे पास वैसे तो बहुत सारे फ्रेजेस हैं, जैसे कि फाइनली हो गया, टू इन कंक्लूजन हो गया, या फिर टू कंक्लूड हो गया। इन अ नटशेल भी कई बच्चे लिखते हैं, या इन जनरल भी लिखते हैं। अच्छा, कई बच्चे टू री इनकैप्सुलेट, या फिर लिख लेंगे ऑल इन ऑल लिख देंगे, या फिर बहुत सारी ऐसी फ्रेजेस हैं जो बच्चे यूज करते हैं। बट लेट मी टेल यू द लिटरली बेसिक ट्रूथ कि इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। आपको इससे ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे स्पेसिफिकली ऐसे अननेसेसरी सिनोनिम यूज करके या हैवी वर्ड्स यूज करके। यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई फायदा नहीं है। आपने जो अपनी वोकैब रिच करनी है, वो आप अपनी कंटेंट की कीजिए। जो आप आइडियाज वहां प्रेजेंट कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, जो BP1 BP2 में, या फिर जो भी आपके दिमाग में आइडिया, उसको जब आप डिस्कशन में वहां लिखते हैं एक्सप्लेनेशन में, तो उस कंटेंट की जो वोकैब है उसको एनरिच करें, उसको एम्बेलिश करें, ना कि सिंपली फ्रेजेस को। ठीक है। नाउ, अगर देखा जाए तो जो फाइनली है isn't really suitable because it indicates that you are making a final point, therefore a new idea, and finally belongs in the main body paragraph of your essay, not in the conclusion। तो finally जो होता है वो ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, finally this and that, तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं एग्जामिनर को ये भी लग सकता है कि ये कहीं एक और पॉइंट फाइनल पॉइंट ऐड करने की कोशिश कर रहा है। तो वो हमने कंक्लूजन में नहीं करना, फाइनली को हम BP1 या BP2 में हम यूज कर सकते हैं। ओके। इन अ nutshell is too informal and we should never use it in IELTS conclusions। तो इन अ nutshell या ऑन इन ऑल, ये सब जो है ये फॉर्मल वर्ड होता है, ये जब हम बेसिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, बट नॉट इन राइटिंग। ठीक है। सो third is in general. In general actually tells the reader you are going to talk generally about the topic. This is not what we are going to do in our conclusion. So we should therefore not use it। हम जनरली, इन जनरल अगर हम बोले तो हम यूजली क्या इंडिकेट करता है कि हम जनरली टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि हमने नहीं करनी है। हम ऑलरेडी ऊपर पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, हमने उन्हीं को कंक्लूड करना है। तो इसलिए ये ऐसी वेग फ्रेजेस जो है वो यूज ना करें अपनी राइटिंग में। नाउ, इन कंक्लूजन, ठीक है, एंड टू कंक्लूड, these are the only two linking phrases you should use to start your conclusion। They tell the reader exactly what the paragraph is about and they are formal। You will only write one conclusion and so simply just pick one and stick with it। इन दोनों में से कोई भी एक चीज चूज करो, या तो इन कंक्लूजन लिख दो या तो टू कंक्लूड लिख लो। इन दोनों में से एक चीज चूज करो, ना कि दोनों ही मत लिख देना। बस इन दोनों में से एक चीज चूज करके आप इजिली आगे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इस फ्रेज से अपना कंक्लूजन, और उसके आगे अपने आइडियाज जो है वो इलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू राइट अ गुड कंक्लूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को यही नहीं पता चलता। बहुत स्टूडेंट्स जो है बार बार मेरे को कहेंगे मैम आइडियाज हमने लिख लिए हैं, हमने एक्सप्लेनेशन दे दी BP1 BP2 में, हमने कंक्लूजन में क्या लिखना है, मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो हाउ टू राइट अ गुड कंक्लूजन,
एवरी स्टूडेंट हु इज अटेम्प्टिंग IELTS एग्जाम, उसको ये पता होना चाहिए कि राइटिंग के कंक्लूजन एट द एंड कैसे लिखना है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत सिंपल है, सिर्फ दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो एसे है, जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया, उसके एसे के मेन पॉइंट्स आपको समराइज करने हैं। और दूसरा, जब आप समराइज कर रहे हो तो अपनी वोकैब थोड़ी सी पैराफ्रेजिंग पैराफ्रेज कर लो। ये नहीं कि एग्जैक्टली सेम सेंटेंसेस आप कॉपी कर रहे हो, वो नहीं करना। बस थोड़ा सा अपने वोकैब जो है वो उसको पैराफ्रेज करना। सो यू हैव टू सिंपली समराइज द मेन पॉइंट एंड यू हैव टू वेरी योर लैंग्वेज, और यू कैन से यू कैन पैराफ्रेज वट एवर यू आर गोइंग टू राइट। नाउ अगर हम एक एग्जांपल देखें, जैसे कि क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल स्किल्स सच एज मनी मैनेजमेंट शुड बी टॉट इन हाई स्कूल, डू यू एग्री और डिसएग्री, गिव योर ओपिनियन एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स। नाउ अगर इसी क्वेश्चन को जो है कि प्रैक्टिकल स्किल्स जो है, जैसे कि हमारी मनी मैनेजमेंट है, इनको हाई स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, तो अगर इसका इंट्रोडक्शन लिखे तो इंट्रोडक्शन क्या होगी आपकी, सिंपली जैसे मैंने, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं पहले ही लिख चुकी हूँ वो। क्या होगी, जैसे इट इज आर्ग्यूड दैट students should be taught real life skills like how to look after money. This essay agrees with the given statement, your thesis statement aa gayi, and then your outline statement, that is in the following paragraph this essay is going to discuss that they should be part of curriculum because every day competencies benefits people later in life, and not being taught how to manage money at an early age can lead to dangerous consequences in the adulthood. तो दिस इज योर आउटलाइन स्टेटमेंट। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हो गया, जिसमें हमने तीन चीजें कवर की हैं। हमने पैराफ्रेजिंग की है क्वेश्चन की, हमने अपना ओपिनियन स्टेट किया है, एंड हमने आउटलाइन किया है, और एग्जामिनर को बताया कि हम क्या आगे मेन पॉइंट जो है वो जाके डिस्कस करेंगे। अब ये तो होगी आपकी इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसी की कंक्लूजन जो होगी, अब ये देखिए, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने रुको, लेट मी जस्ट री हाईलाइट इट, वेट अ मिनट। यस, नाउ अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको जूम इन भी कर देती हूँ। यस, तो इस ये इंट्रोडक्शन का, अब आपने यहाँ ये देखना है कि जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है वो कैसे सिमिलर भी होता है कंक्लूजन से, और कैसे डिफरेंट भी होता है। तो दिस इज योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। नाउ हम कंक्लूजन का पैराग्राफ देखते हैं। इन कंक्लूजन, दिस essay intends to agree with the given notion and supports the idea that teenagers ought to be taught functional subjects like financial planning because it helps them in adulthood, and a lack of education related to these topics can have serious consequences. So this is your conclusion, जिसमें हमने properly प्रॉपरली एक चीज एक्सप्लेन कर दी है कि किस तरीके से जो भी हमारा इंट्रोडक्शन में हमने पॉइंट्स लिखे थे, उसी को हमने कह लो मेन आइडिया वही रखते हुए उनको पैराफ्रेज किया और उसको कंक्लूड किया है। ओके, सो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे कंक्लूजन में जब हमने पैराफ्रेजिंग की थी, तो कुछ ना कुछ वर्ड्स जो हैं वो ऐड किए हैं। वो वर्ड्स क्या हैं कि, या एक तो इसमें क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ, शुरू कहाँ से हुआ ये, इन कंक्लूजन से, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके बाद अपना जो क्वेश्चन का आंसर है वो दिया गया है, एंड उस चीज को मैं क्यों फॉलो करती हूँ, या फिर वो चीज किन किन पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है ऊपर, उसी को यहाँ पे कंक्लूड किया है इन कंक्लूजन। तो इसमें कुछ वर्ड्स रिपीट भी हुए, तो आप वो देख सकते हैं कि जो वर्ड्स पैराफ्रेज जो हुए थे वो किस तरीके से हुए थे। तो जहां पे लिखा था दिस एसे सपोर्ट्स, तो उसकी जगह आ गया था दिस एसे एग्रीज। शुड की जगह हमने यूज किया ought to, स्टूडेंट्स की जगह यूज किया हमने टीनेजर्स, फंक्शनल सब्जेक्ट्स की जगह हमने लिख लिया रियल लाइफ स्किल्स, लुक आफ्टर मनी की जगह लिख लिया फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड लेटर इन लाइफ की जगह लिख दिया एडल्टहुड। ठीक है, सो इस तरीके से हमने पैराफ्रेजिंग की थी। हमने मीनिंग सेम रखा है, बट जो फ्रेजेस हैं, जो वर्ड्स हैं, वो चेंज हुए। सो दिस इज द राइट मेथड जो आपको भी यूज करना चाहिए वेन एवर यू आर पैराफ्रेजिंग एनीथिंग। ना, अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल, आई जूम इन, वेट, यस। Now, modern technology has a big impact on our environment. Some say that people should adopt a simple
lifestyle to solve this problem, while others argue that technology itself should provide a solution. So this is your basic question. इसका क्या करना है, हमें बोथ व्यूज डिस्कस करने हैं और ओपिनियन देना है। तो अगर हम सिंपली देखें तो स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे इन्वायरमेंट में। कुछ लोग ये मानते हैं कि हमें कुछ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सिंपल लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, जबकि अदर्स मानते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी इटसेल्फ शुड प्रोवाइड अ सोल्यूशन, कि टेक्नोलॉजी खुद ही इस चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, हमें सिंपल लाइफस्टाइल नहीं जीने की कोई जरूरत। ठीक है, सो दिस इज योर स्टेटमेंट। इसकी इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे हम? Contemporary advances have a serious effect on the planet. While some appreciate that, critics may hope that people will shun the latest developments, but others believe that technology itself can give us an answer. So, this is your paraphrasing. This essay will firstly discuss how not using electronics is unfeasible, followed by a discussion of how science is not coming up with ways to reverse global warming and pollution. So, this is your introduction. अगेन हमने तीन चीजें इसमें इंक्लूड किया है, पैराफ्रेजिंग, ओपिनियन स्टेट किया एंड इसमें आउटलाइन आइडियाज प्रोवाइड किए हैं, जिसमें बताया गया है कि नीचे जो आपके BP1 BP2 होंगे उसमें क्या डिस्कस करेंगे आप। नाउ इसका कंक्लूजन बहुत सिंपल सा बनता है, सिंपली है। इन कंक्लूजन, दिस essay acknowledges that technological process does jeopardize the planet, but cutting edge discoveries can actually halt and reveal this destruction. So this is your conclusion, जिसमें हमने सिंपली कंक्लूड किया है जो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो ये बेसिक मेथड है किस तरीके से आपने कंक्लूजन अपना एक प्रॉपरली लिखना है। सो लास्टली हम देखेंगे कि इसमें और क्या क्या हम लिख सकते हैं कंक्लूजन में। तो यूजली होता है कि बच्चे कई बार जब हम यो सभी ने प्रैक्टिस की होती है पेपर देने से पहले, बट कई बार क्या होता है जब हम वहां बैठे होते हैं तो इफ अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपका टास्क 1 कंप्लीट हो गया, आपका टास्क 2 कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो लेकिन आपको जब आप टास्क 2 देखते हो, आप अपने इंट्रोडक्शन BP1 BP2 कंक्लूजन सारा देखते हो, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपका टास्क 2 का जो वर्ड लिमिट है वो क्या पता 250 क्रॉस की है या नहीं की। मतलब आपको डाउट हो रहा है, सिंपली आपको डाउट हो रहा है कि आपके वर्ड्स 240 भी रह सकते हैं, 245 भी हो सकते हैं, और दे कैन इवन बी नियर अबाउट 249 और 50 और 51। तो आपको कोई डाउट हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि जरूर होगा और आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा वहां पे आप काउंट कर सको। अगर आपको सिंपली डाउट हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग काउंटिंग द वर्ड, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टार्ट राइटिंग एडिशनल लाइन इन योर कंक्लूजन। एक कंक्लूजन में एक एडिशनल लाइन ऐड कर दीजिए, उसी में जो कंक्लूजन, कोई नया पैराग्राफ नहीं बनाना, कंक्लूजन के पैराग्राफ में ही एक सेंटेंस आप और ऐड कर सकते हैं, दैट कुड बी ऑफ प्रिडिक्शन और ऑफ रिकमेंडेशन। सो हमेशा ध्यान रखिए अगर कभी भी प्रिडिक्शन और रिकमेंडेशन का सेंटेंस आपको कंक्लूजन में ऐड करने की जरूरत पड़ी है, तो उसको इस तरीके से स्टार्ट करना है, इट इज प्रिडिक्टेड दैट, या फिर इट इज रिकमेंडेड दैट। प्रिडिक्शन होती है अगर फॉर एग्जांपल हम जैसे भविष्यवाणी कर रहे होते हैं कि अच्छा इन फ्यूचर, इन दिस ईयर, इन द ईयर 2030, इफ दिस डजंट हैपन दिस एंड दिस माइट हैपन, मतलब हम सिंपली भविष्यवाणी एक कर रहे हो कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, रिकमेंडेशन होती है कि भाई इट इज रिकमेंडेड दैट गवर्नमेंट मस्ट कंट्रोल दिस, या गवर्नमेंट मस्ट डू दिस, या इट मस्ट बी डन टू डू दिस, या कुछ भी। तो प्रिडिक्शन सिंपली है जो आपको लगता है कि होगा। ठीक है, एंड रिकमेंडेशन है जो हम कर सकते हैं जिससे कोई ना कोई इंप्रूवमेंट होगी। ये हमेशा ध्यान रखिए, जो प्रिडिक्शन और रिकमेंडेशन है वो आपकी एक्सप्लेनेशन से ही मैच होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने प्रिडिक्शन और रिकमेंडेशन में कुछ नया लिख दिया। ठीक है, नाउ ये हमेशा आई विल रिपीट, दिस इज टोटली ऑप्शनल। ठीक है, आई टीच स्टूडेंट हाउ टू राइट दिस बिकॉज इट अलाउज देम टू राइट समथिंग एट द एंड ऑफ द essay इफ दे आर वरीड अबाउट नॉट मेकिंग इट टू 250 वर्ड्स। अगर आपके 250 वर्ड्स आपको लग रहा है, आपको सिर्फ डाउट हो रहा है कि आपके नहीं हुए होंगे पूरे, तो तब आप ये सेंटेंस कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, only use these if you have no other option to get you over the word count। मतलब अब आपको लग रहा है कि आपके वर्ड काउंट अब, क्योंकि सारा कुछ हो चुका है, आपके पास 2 मिनट रहते हैं, अब आप कुछ इरेज करके यहाँ वहाँ ऐड करेंगे तो इट डजंट लुक गुड, और एग्जामिनर को डायरेक्टली पता चल जाता है कि बच्चे ने कहीं ना कहीं एडिशनल कुछ लास्ट में ऐड किया। तो वो चीज नहीं करें, एट देन कंक्लूजन में ही इन दोनों में से सेंटेंस ऐड कर दें। ठीक है, नाउ आपके, ओहो, हम्म, यस,
आपकी स्क्रीन पे दो कंक्लूजन के पैराग्राफ इस टाइम दिख रहे हैं। इन दो कंक्लूजन के पैराग्राफ अगेन सिंपल हैं, जो ऊपर वाले हैं वैसे ही हैं, बट दोनों के पैराग्राफ में एक में रिकमेंडेशन ऐड किया मैंने और एक में प्रिडिक्शन ऐड किया। आप चाहे वीडियो को यहाँ पॉज कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके दोनों पढ़ लें कि किस तरीके से जब भी हम कोई रिकमेंडेशन ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, या फिर प्रिडिक्शन ऐड करनी हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको रीड आउट भी कर देती हूँ। In conclusion, this essay supports the idea that teenagers are to be taught functional subjects like financial planning because it helps them in adulthood, and a lack of education related to these topics can have serious consequences. ठीक है, ये हमारा बेसिक कंक्लूजन था जो ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। अब इसमें एडिशनल लाइन क्या ऐड किया, इट इज रिकमेंडेड दैट गवर्नमेंट मेक दिस अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। सो सिंपल ये सुजेशन है, सिंपल ये रिकमेंडेशन है, जो कि हम एक सेंटेंस लिख के अपने वर्ड लिमिट पूरी करके यहाँ कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अनदर कंक्लूजन इज, इन कंक्लूजन दिस essay acknowledges that technological process does jeopardize the planet, but cutting edge tech discoveries can actually halt and even heal this destruction. सो ये हमारा बेसिक कंक्लूजन था जो हमने ऊपर किया। अब इसमें क्या लाइन ऐड की हमने, इट इज प्रिडिक्टेड दैट क्लाइमेट चेंज विल बी सक्सेसफुली टैकल्ड विद सच इन्वेंशन। तो बड़ी ज्यादा हमने प्रिडिक्शन कर दिया कि क्लाइमेट चेंज जो है इन सब इन्वेंशन से बहुत इजीली टैकल हो सकती है। सो इस तरीके से आपने कंक्लूजन लिखना है, एंड इन दिस वे आप कोई भी एक सेंटेंस, चाहे वो रिकमेंडेशन का हो चाहे वो प्रिडिक्शन का हो, यू कैन वेरी इजीली add it in your conclusion only. सो गाइज दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड आई होप आपके कंसेप्ट जो हैं कि कंक्लूजन कैसे लिखना है, इसमें क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए, किस तरीके से एंड करना है, वो सारे के सारे आज क्लियर हुए हों। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, तो जो नीचे कमेंट सेक्शन है वहां पे कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। आई विल ट्राई कि मैं आपके जितनी जल्दी हो सके उन डाउट्स के जो सोल्यूशन है वो आपको सबको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, so we will meet with the next video. Till then, take care and goodbye.